नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मंत्री टीएस सिंहदेव के पंचायत विभाग से इस्तीफे भेजने के मामले में अब इतनी ज्यादा सियासत हो रही है कि रायपुर से लेकर दिल्ली तक गहमा गहमी है। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस में इस मामले को लेकर जबरदस्त सरगर्मी है। बीजेपी जहां इसे कैबिनेट मंत्री के इस्तीफे को सरकार के खिलाफ अविश्वास से जोड़कर जनता के सामने पेश कर रही है, तो कांग्रेस ने इसे अंदरूनी छोटा मोटा मामला बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी अब विरोध हो रहा है। बताया जा रहा है कि खुलेआम इस्तीफे की चिट्ठी लिखने पर कांग्रेस के विधायक नाराज हैं और आला कमान से सिंहदेव के खिलाफ एक्शन करने के लिए बाकायदा 62 विधायकों ने, जानकारी सूत्र में बता रहे हैं कि 62 विधायकों ने एक चिट्ठी लिख करके प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया के हाथों में दे दी। उधर सिंहदेव का कहना है कि इस विभाग के तहत लोगों की सेवा में नहीं कर पा रहा था, इसलिए जिम्मेदारी से मुक्त हो गया हूं। आला कमान को अगर कोई मेरी शिकायत गई है तो वो तय करें, उन्हें जो कार्रवाई करनी है मुझे स्वीकार होगी। मामला क्या था, 2 लाइनों में समझ लीजिए। मामला सिर्फ इतना था कि टीएस सिंहदेव के साथ किस तरह से कांग्रेस आला कमान की खींचाखांची चल रही है आप समझते हैं। लेकिन गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे और उन्होंने वहां जाकर कहा कि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय योजनाओं, खासतौर से पंचायत विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, बंद पड़ी हैं, ठप पड़ी हैं, जिसकी वजह से जनता को नुकसान हो रहा है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो जिम्मेदार मैं हूं, इसलिए मैं इस्तीफा दे देता हूं क्योंकि मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। लेकिन मामला पीछे का क्या है आपको बताएंगे। शुरू करते हैं आपकी बात। पहले एक साथ पांच बयान आपको दिखा देते हैं। उन बयानों में कौन किसे क्या कह रहा है आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन इसे ज्यादा दिल पर मत लीजिएगा क्योंकि ये कहने को कही जा रही बातें हैं। इन बातों के पीछे का मकसद क्या है, मतलब क्या है, क्या छिपाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, बाद में बताएंगे। पहले जरा ये 5 बड़े नेताओं के बयान सुनिए। तालमेल में कमी नहीं है तो फिर यही मानना चाहिए कि मैं सक्षम नहीं हो पा रहा था उस विभाग में। जिस बात को मैंने कहा, मैं कभी किसी और की तरफ बात नहीं ले जाना चाहता, तो इसीलिए मैंने अपने ऊपर ही समेट लिया। केंद्रीय मंत्री जी ने कहा तो मेरी सरकार के ऊपर आरोप लगा और मैं मंत्री हूं उस विभाग का, तो मुझे कुछ उसमें विचार करना चाहिए। जब बात हाईकमांड के पास जाने की हुई है तो वहां से जो निर्णय आएगा वो सर्वोपरि है। मुझे भी मीडिया के माध्यम से पता चला है, सब तालमेल है और जो कुछ भी बात है आपस में बैठ के तय कर लेंगे। मुझे पत्र नहीं मिला है, मिलेगा तो मैं उसका परीक्षण करूंगा। नहीं, मेरी चर्चा नहीं हुई। कल मैंने रात में लगाया था, फोन मिलाया था, नहीं लगा। जनता भी सवाल पूछेगी कि हमारे आवास कहाँ गए 8,000 करोड़। कर्मचारी बोलेंगे कि उनका जो डीए मिलना था वो क्या हो गया। सरकार के मंत्री रहते कोई अविश्वास प्रकट करे तो इस सरकार का 1 सेकंड में भूपेश बघेल को इस पद में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्हें तत्काल पद से इस्तीफा देना। अब इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है कि हम इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में अपनी बात गंभीरता से करें और अविश्वास प्रस्ताव पार्टी यदि तय करती है तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है। एक पद से जो संवैधानिक तरीका नहीं है, चिट्ठी लिखते हैं कि साहब हम लिखेंगे, तो उससे उनके परिवार की साख जो है वो खत्म हो जाएगी। उनको पूरा इस्तीफा देना चाहिए या सरकार में रहना चाहिए। और मैंने तो कहा है यदि लियाकत है तो पूरा इस्तीफा देना चाहिए, अपमान सह के नहीं रहना चाहिए। ये आधा अधूरा जो है ये कांग्रेसी स्टाइल है। दुल्हन रूठे तो मनाओ, थोड़ा फिर मान गया भाई अब कैसे करोगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से जो चिट्ठी को वायरल किया है, भेजा है, उसके ऊपर एक कहा जा सकता है कि सावधानी बरतनी चाहिए। इस तरह का नहीं सोशल मीडिया को भेजना चाहिए। विपक्ष को तो एक मुद्दा मिल ही जाता है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो मीडिया में भेजा है लेटर सीधे, उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए संबंधित मंत्री के, इसका उल्लेख किया है। बाकी उसके अलावा नहीं कुछ किया। तो आपने देखा पीएल पूनिया ने कैसे पूरे मामले को थोड़ा सा डाउनटोन करने की कोशिश की ताकि ज्यादा हंगामा ना हो, लेकिन हंगामा तो हो रहा है और हंगामा होने के बाद सवाल भी उठेंगे, लाजमी है। क्या सवाल है, सवाल सुनिए। हमारे सवाल हैं,
टीएस बाबा का इस्तीफा आया, कांग्रेस में सियासी भूचाल लाया। टीएस सिंहदेव बोले, जनता की सेवा में हुए नाकाम, इसलिए छोड़ दिया मैंने अपना काम, मेरी जिम्मेदारी थी। बीजेपी ने बताया इस्तीफे को नौटंकी, बोले छोड़ना है तो छोड़ दो सारी जिम्मेदारी। 4 विभाग हैं टीएस सिंहदेव के पास, एक छोड़ दिया। आलाकमान सुनेगा 62 विधायकों की फरियाद, क्या टीएस सिंहदेव कांग्रेस से होंगे बर्खास्त? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वाकई में टीएस सिंहदेव कांग्रेस से बर्खास्त होने जा रहे हैं, क्योंकि यह बड़ा सवाल है। और 62 विधायकों ने क्या चिट्ठी लिख दी है तो उस पर आलाकमान कितना अमल करेगा? ये चिट्ठी अंतरात्मा की आवाज पर लिखी गई या इसके पीछे पूरी प्लानिंग हुई है? बहुत सारे सवाल हैं और इन बहुत सारे सवालों पर बातचीत करने के लिए हमें कुछ खास मेहमानों की जरूरत पड़ी। आज आमंत्रित किया हमने रजनीश सिंह जी को, भाजपा के वरिष्ठ नेता विधायक। बहुत बहुत स्वागत करता हूं रजनीश सिंह जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। दिल्ली से हमारे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। देश के राष्ट्रीय मुद्दों पर जितनी तीखी नजर रखते हैं, उतनी ही पैनी निगाह इनकी क्षेत्रीय मुद्दों पर होती है। मनीष गुप्ता जी, हमने छत्तीसगढ़ से उन्हें आमंत्रित किया है, वरिष्ठ पत्रकार। मनीष जी, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वहां अंदर खाने किस गुट की क्या सियासत चल रही है, मनीष जी हमें बेहतर बताएंगे। तो दर्शकों के लिए बहुत अच्छा पैनल आज हम लेकर आए हैं। सबसे पहले रजनीश जी आपके पास आता हूं, कुछ मुस्कुरा लीजिए, बहुत दिनों से विपक्ष में रहते हैं, कभी कभी सिंहदेव साहब, बाबा साहब आपको कुछ मुस्कुराने का मौका देते हैं। सर शुरू कीजिए सर, क्या लगता है कांग्रेस ने क्या किया है और कांग्रेस का क्या वही हश्र होने जा रहा है जो आप लोगों ने वहां महाराष्ट्र, उससे पहले एमपी, ऐसा कुछ है क्या प्लानिंग सर? अभिलाष जी सर, यदि हम पिछले 3 साल का जो इस सरकार के आने के बाद का भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो वरिष्ठ नेताओं ने जिन चीजों को किया है, वही चीज आज आदरणीय सिंहदेव जी ने लिखा है। जिन जिन चीजों को हम विधानसभा में, सड़क में और अन्य जगहों पर उठा रहे हैं, उसी चीजों का जिक्र किया है। इसलिए हम तो ये बहुत पहले से कह रहे थे, जब पंजाब में किसी प्रकार की कोई सुमगुम नहीं चल रहा था, तब कहा था कि पंजाब भी वैसी जाएगा। वो खुद पंजाब को जिस हश्र में डालना था कांग्रेस ने डाला, और उसी प्रकार राजस्थान में भी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में। इन चीजों को तो हम कब से बोल रहे हैं। और राजनीति के जो विश्लेषण है, हमारे पत्रकार लोग जो हैं, इनके माध्यम से जो समझ में आता है उस हिसाब से बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि ये सिर्फ सरकार का विषय रहता तो हम ये कह सकते थे ये अंदरूनी मामला है, अब वो अंदरूनी समझे, बर्खास्त करेंगे नहीं करेंगे कांग्रेस का समझे। 62 विधायकों ने कैसे पत्र लिखा, जो लिखा, किनके कहने पे लिखा, वो सब उनके अंदरूनी मामला है। मुख्य विषय जो इन चीजों को हम बार बार बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के जनता के बीच में, 8 लाख आवास, 10,000 करोड़ रुपए का गरीबों को मकान जो मिलना था, लगभग 1500 करोड़ अभी 4-5 महीने नरेगा का काम नहीं हो पाया, 4 महीने। और उनमें सिंहदेव जी ने लिखा है कि साजिश के तहत 500 करोड़ शासकीय राशि, जिसमें जनप्रतिनिधियों का काम, पंचायत विभाग का, सरपंच का काम और ऐसे मूलभूत सुविधाओं से संबंधित काम, वो काम के ऊपर में अधिकारी बैठा दिया गया। तो ये मुद्दा छत्तीसगढ़ के लोगों का है। छत्तीसगढ़ ने जिन विश्वास के साथ इनको भारी बहुमत दिया था, उनके साथ कुठाराघात है आपस में लड़के। और ये स्थिति एक मंत्री के साथ नहीं है, कई लोग हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, अलग विषय। ठीक है सर, मैं मनीष गुप्ता जी आपके पास आ जाता हूं। मनीष जी, मुझे बताइए, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी जो कह रही है कि अगर आपको नाराजगी है, आपको इस्तीफा देना है, तो एक ही विभाग का क्यों? ये स्टाइल क्या तरीका है कि आधा छोड़ा आधा पकड़ा? आपको छोड़ ही देना था। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सर, हर बार हम देखते हैं इस तरह का घटनाक्रम होता है, सियासी घटनाक्रम यहां से लेकर दिल्ली तक, और बाद में चीजें सेटल हो जाती हैं। तो क्या प्रेशर पॉलिटिक्स का ही अभी इस बार इस्तेमाल हो रहा है और नतीजा वही निकलेगा, ढाक के 3 पात, या आपको लगता है कि नहीं, सिंधिया के बाद शिंदे और सिंहदेव, ऐसा लग रहा है कि एस नाम के लोग जो हैं वो बीजेपी के, कहते हैं ना कि शत्रु राशि के ग्रह आकर के आपको मदद करेंगे, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है अभिलाष जी। छत्तीसगढ़ की सियासत को अगर हम देखें और पूरे देश की सियासत को देखें, तो हम ये पाएंगे कि छत्तीसगढ़ की स्थिति महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से इतर है, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है। और जिस प्रकार से कांग्रेस का बहुमत है और जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार चल रही है,
मुझे लगता है कि फिलहाल इस पर कोई खतरा नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को तो ये दरअसल 15 साल के शासनकाल के बाद भारतीय जनता पार्टी जो 15 सीटों पर आकर के ठहर गई है, आज 3-3.5 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कटघरे में नहीं खड़ी कर पाई। और इस प्रकार के जब कोई इशू आते हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इनको लपक ली है और इसके आधार पर जो है वो एक माहौल, सरकार की विश्वसनीयता, सरकार की अस्थिरता को लेकर के वो लगातार हमले कर रही है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है। राजनीति आंकड़ों के आधार पर चलता है और प्रबंधन के आधार पर आगे सरकारें चलती हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार को मैं तो 2 रूप में देखता हूं। एक तो पिछले 2.5 साल की जो सरकार है वो बहुत अच्छे ढंग से चली, कहीं कोई गिले शिकवे नहीं हुए। लेकिन उसके बाद जो 2.5 साल के बाद का जो कार्यकाल आया उस पर लगातार अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं। कहीं टीएस बाबा का मामला आ रहा है, कहीं संगठन में दिक्कतें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर हैं, जिसकी वजह से इतनी प्रचंड बहुमत वाली सरकार आज हिचकोले ले रही है और मतलब जिसको बहुत स्मूथली और बहुत एग्रेसिव चलना चाहिए, आज कहीं ना कहीं लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मुझे लगता है ये अभी आंशिक है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो है जब तक अगर इसको सुधारेंगे नहीं तो आने वाला 2.5 वर्ष का कार्यकाल आपके लिए बेहद चुनौती भरा होने वाला है, क्योंकि पूरे देश की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं। महाराष्ट्र के बाद जो है अब छत्तीसगढ़ पर निशाना साध रही है भाजपा। ठीक है प्रेम कुमार जी, मुझे ये बताइए, कुछ दिनों पहले सीएम भूपेश बघेल कहते हैं कि महाराष्ट्र के बाद अगला निशाना जो है वो छत्तीसगढ़ होगा। अब यहाँ पर रेड्स पड़ेंगी और उसके बाद रेड पड़ती है और उसमें कथित तौर पर नाम आते हैं सीएम के आसपास के लोगों के। उसके बाद फिर एक मंत्री का अब इस्तीफा हो जाता है, नाराजगी जग जाहिर पहले से थी। अब तो ये जो स्क्रिप्ट जैसी हर राज्य में चल रही है, कुछ लगभग वैसी ही प्लांट यहाँ पर होती दिख रही है। आपको क्या लगता है सर? हालांकि कांग्रेस बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है, लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या वजह है इस सब चीजों की, और कांग्रेस सब कुछ देखकर समझकर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्या आपको लगता है आलाकमान को यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए? देखिए अभिलाष जी, जो बात तो भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहते हुए कह रहे हैं, और वो बात दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो भी एक्शन ऑपरेशन लोटस के तौर पर होता रहा है। प्रेम जी की आवाज थोड़ा बढ़ा दें प्लीज। जो भी कार्रवाई बीजेपी की तरफ से ऑपरेशन लोटस नुमा होती रही है, उसमें खास बात ये रही कि देखिए बीजेपी तभी बढ़ती है जबकि वो संख्या हो। जब संख्या हो उसके बाद सरकार को टपल किया जा सके तब वो होता है। और आज की परिस्थिति में तो ये है कि जब तक भूपेश बघेल जी बीजेपी के साथ न मिल जाए तब तक कांग्रेस सरकार नहीं मिल सकती। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की स्थिति है। तो भूपेश बघेल जी का ही ये स्टेटमेंट है कि अभी एक तरह से वो एहतियातन है या खुद को पीड़ित के रूप में पेश करना है, संभावित शिकार के रूप में, एक राजनीति का हिस्सा है। लेकिन मूल बात यह है कि इतना प्रचंड बहुमत रहते हुए कांग्रेस अगर टीएस देव जैसे नेता जो कि कभी मुख्यमंत्री के दावेदार थे, 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनना था, वो भी अगर असंतुष्ट हैं तो वो बात पब्लिक डोमेन में है, तो ये गलती टीएस सिंहदेव या भूपेश बघेल की न होकर के केंद्रीय आला कमान, क्योंकि ये देखिए छत्तीसगढ़ में जो पार्टी जीत के आई वो इन दोनों के चेहरों पर जीत कर नहीं आई। पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर, पार्टी के नाम पर वहां पर चुनाव जीती थी, किसी नेता के नाम पर, स्थानीय नेता के नाम पर नहीं जीती। और आज की स्थिति यह है कि भूपेश बघेल जी प्रभावी हैं, प्रभावशाली हैं, जाहिर बात है लगातार सत्ता में रहे हैं। दूसरे जगहों में भी जहां कहीं भी चुनाव होता है वहां उनको प्रमुख भूमिकाएं दी जाती हैं। उत्तर प्रदेश में दी गई, असम में दी गई। हालांकि अलग बात है कि उसमें सफलता उनको नहीं मिली, लेकिन एक प्रमुख सहयोगी के रूप में उनको देखा जाता है, फंड प्रोवाइडर के रूप में भी देखा जाता है। तो ये जो उनकी मजबूती है, इस मजबूती का
के सामने टीएस सिंह देव छोटे पड़ जा रहे हैं। उनकी बलमनसाहट बोलिए, उनकी या सत्ता में नहीं रहने की वजह से, सत्ता भी कहने का मतलब भूपेश बघेल के पैरेलल मजबूती से नहीं रहने की वजह से वो कमजोर पड़ रहे हैं। लेकिन दोनों तो कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस आलाकमान को हस्तक्षेप तुरंत करना चाहिए और ये स्थिति नहीं आनी चाहिए कि विधायक ही अपने ही दोनों में से किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग करें, जो स्थिति बन रही है। तो मैं इस पूरे प्रकरण में जो टीएस सिंह देव जो कह रहे हैं, उन्होंने एक अवसर का जरूर इस्तेमाल किया है कि केंद्रीय मंत्री ने कहा, और उस बयान को दिल पर लेते हुए दिखते हुए उन्होंने ये स्टेप उठाए हैं। तो एक तरह से एक ऐसा मुद्दा भी बीजेपी को दिया है जिससे बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो सके। लेकिन जहां तक विपक्ष की बात है, अब बहुत छोटे में बोल रहा हूं कि विपक्ष तो पूरे देश में कहीं नहीं है, और बीजेपी को भी जहां कहीं भी विपक्ष के रूप में भूमिका निभानी पड़ती है, वो अपनी भूमिका निभाती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि बीजेपी को भी उम्मीद हो गई और स्थानीय नेताओं को उम्मीद हो गई है कि सरकार टॉपल हो जाएगा, कोई ऑपरेशन लोटस आ जाएगा, आंदोलन करने की क्या जरूरत है, डेमोक्रेटिक वे से विरोध की क्या जरूरत है। तो वो विरोध जो विपक्ष के रूप में दिखना चाहिए नहीं दिखता है। ठीक है, शॉर्टकट्स आ गए सत्ता में आने के। मुझे बताइए रजनीश जी, देखिए टीएस सिंहदेव साहब की नाराजगी पहली बार तो हुई नहीं है, और ये नाराजगी बार बार होती रही है, इसके पीछे की वजह जो भी हो। लेकिन बीजेपी को हम जब देखते हैं कि बीजेपी को वो हर बार हम देखते हैं कि टीएस सिंहदेव साहब कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक सेल्फ गोल करते हैं और मौके का फ़ायदा उठाने की दे जाते हैं, बीजेपी को उसका फ़ायदा मिल जाता है। हर बार मैंने देखा है कि जब भी विवाद हुए हैं बीजेपी को कोई ना कोई एडवांटेज मिला है, पर वो फ़ायदा जो आप उठा सकते थे पिछले 3-4 बार से, वो तो मौके दे रहे हैं, आप उठा कहाँ पा रहे हैं? आप तो पूरी तरह डिपेंडेंट होकर बैठे हैं कि जो करना है बाबा आप ही करो, हम तो कुछ कर ना पाएंगे। ऐसे कैसे चलेगा? अभिलाष जी, यदि ये परसेप्शन है तो बना रहे, अपने को इसमें बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि कोई यहाँ लोटस होगा और लोटस के बाद हम लोग सत्ता में आ जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो 1 साल के 1.25 साल के बाद चुनाव होगी उसमें बताएंगे। इसी प्रकार के चीजें 2000 से 2003 के बीच में जब छत्तीसगढ़ बना तो इससे भी और ज्यादा बातें कही जाती थी कि भाजपा पूरा समाप्त हो गया, भाजपा कोई सुनने देखने वाला नहीं रहेगा। ठीक है। तो आज भारतीय जनता पार्टी क्या है, कहाँ है, ये मुझको यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष की भूमिका है पूरे ताकत के साथ उठा रही है। और रही बात इनकी आपस की कलह, तो निश्चित रूप है राजनीतिक दल के लोग हैं, विपक्ष में हैं, तो जो मुद्दा ये ऐसे मुद्दा देंगे, सरकार के अंतर कलह होगा। बार बार हो रहा है, ऐसा नहीं है पहली बार हुआ। कभी कोई मंत्री उठ के चल देता है, कभी कोई विधायक आरोप लगाते हैं सरकार के ऊपर, तो लगातार हो रहा है। ठीक। और ये भारतीय जनता पार्टी कहने से नहीं हो रहा। तो इसलिए यदि ये परसेप्शन है कि भारतीय जनता पार्टी वो मुद्दा उठा नहीं पा रही है, तो मुझको लगता है कि हम कहीं ना कहीं उसको अभी समीक्षा करने में कहीं कम आंक रहे हैं। देखिएगा 1.5 साल के बाद चुनाव, भारतीय जनता पार्टी पूरे ताकत के साथ ठीक है सरकार के खिलाफ भी लगी है और हर मुद्दे पर लगी है। ठीक है, हर मुद्दे पर लगी है। मनीष जी मुझे बताइए, टीएस सिंहदेव साहब को देखा हमने कि बहुत ही सदी हुई सियासत करते हैं और वो कहते हैं ना कि एक डेकोरम में लड़ाई लड़ते हैं। अब बार बार इस तरह से होने के बाद एक लगता है कि कहीं ना कहीं जाके सब्र का पैमाना छलक जाएगा। क्या आपको लगता है कि वो वक्त आ गया है, या आपको लगता नहीं ये एक और टैक्टिक्स थी, एक और ट्राई था, नहीं होगा तो फिर बैक टू पवेलियन होकर के वो शांत हो जाएंगे? क्या लगता है? मनीष जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? लगता है मनीष जी का संपर्क चला गया। प्रेम कुमार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, टीएस सिंहदेव साहब जिस टेम्परामेंट के पॉलिटिशियन हैं, राज परिवार से बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा विवादों में पहले रहे नहीं हैं, आपको लगता है कि क्या वो, क्योंकि वो कह चुके हैं कि मैं कांग्रेस तो छोड़ने वाला हूं नहीं, ये बातें वो हालांकि कह चुके हैं, हालांकि हर वो आदमी जो कांग्रेस छोड़ के गया वो यही कहता था पहले, लेकिन क्या आपको लगता है भविष्य क्या है टीएस सिंहदेव साहब का? बिल्कुल अभिलाष जी, मुझे याद आ रहा है बहुत ताजा मामला पंजाब में सुनील जाखड़ का। प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, वो भी कांग्रेस छोड़ के नहीं जाने की बात करते थे, पूरी लॉयल्टी थी। उनके पिताजी भी कांग्रेस में मंत्री रहे, तो इसके बावजूद ऐसी स्थिति बनी कि सुनील जाखड़ को पार्टी छोड़ना पड़ा उनको, और बल्कि बाद थोड़े समय बाद वो बीजेपी में भी चले गए। लेकिन अब प्रश्न ये है कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है कि टीएस सिंहदेव जैसे नेता नाराज हो,
उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है, ये बोलने की नौबत क्यों आ रही है? इनसे बात कौन करेगा? नीचे के स्तर पर तो नहीं, बड़े ऊंचे स्तर पर ही बातचीत होगी। कम से कम मुख्यमंत्री, देखिए जब कोई मंत्री नाराज होता है तो मैं तो मानता हूं कि सीधे इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। अगर क्लास में कोई बच्चा चीखता हल्ला चिल्लाता है, क्लास का डेकोरम खत्म होता है, तो इसके लिए क्लास टीचर जिम्मेदार होता है। तो ये निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी की जिम्मेदारी है कि वो अपने मंत्रियों को नाराज न रहे, इसकी व्यवस्था करें। अगर मंत्री नाराज है, इसमें मैं मंत्री का दोष नहीं मानता, मैं मुख्यमंत्री का दोष मानता हूं। मुख्यमंत्री को चाहिए कि कैसे बात करें। एक फोन लगाया और फोन से बात नहीं हुई, इतना बोलने से नहीं चलेगा। आपको घर जाना चाहिए था, आपको मनाना चाहिए था। आपके मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, क्यों नाराज हुए वो? जब इतना बड़ा दिल अगर आप नहीं रखेंगे तो ये फिर पार्टी संभाल कर नहीं रख पाएंगे। इतना बड़ा बहुमत जो है वो बहुमत कल को छोटा बहुमत नजर आने लग सकता है। ठीक है सर। मनीष जी, क्या आप जुड़ गए हमारे साथ? मनीष जी से बात हो पा रही है मेरी? मनीष जी शायद नहीं है। रजनीश जी, मनीष जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी आगे। जी मनीष जी मैं आपसे ये सवाल कर रहा था सर। आवाज आ रही है। जी मनीष जी, मुझे बताइए कि टीएस सिंहदेव साहब किस तरह के फैसला ले सकते हैं आने वाले दिनों में? क्या वो हमें चौंका सकते हैं या हर बार की तरह एक बार फिर मान जाएंगे और एक बार फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? देखिए, अभी तक जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम को अगर हम देखें तो टीएस सिंहदेव जी जो है, अगर उनको लेना होता तो बहुत पहले ले चुके होते। और अभी भी जो उनका फैसला है कि पंचायत विभाग से ही उन्होंने रिजाइन किया है, जबकि जो सूचना है और जो चर्चा है कि पूरे स्वास्थ्य विभाग और जो 2 और विभाग भी है उनके पास, उन पर भी उनकी बहुत अच्छी कमांड नहीं है, अधिकारी उनकी सुनते नहीं है और चीजें उनके लिए फ्रूटफुल नहीं है। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस का जो संख्या बल है और जिस ढंग से हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो नेचर देखते हैं, बहुत एग्रेसिव लीडरशिप है और लगातार विधायकों में उनकी अपनी कमांड है, तो मुझे उसको देखते हुए ऐसा बहुत ज्यादा मतलब ये अनुमान नहीं लग रहा है कि वो कुछ बहुत हार्ड स्टेप ले पाएंगे। और मुझे लगता है कि अंततः जो है वो समझाइश के बाद स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। और अगर ये स्थितियां आगे बढ़ी, लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं, ये कांग्रेस के अंदर जो है वो खलबली पैदा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में निराशा पैदा कर रहे हैं। और जिस तरीके से सरकार चल रही है, मुझे लगता है कि अगर ये स्थिति नियंत्रित नहीं हुई तो आने वाले समय में, आने वाले जब विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की संभावनाओं को कमतर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 71 विधायकों वाली सरकार अगर इस प्रकार से अपने अंतर विरोधों के चलते अगर वो प्रभावित होगी और जनता को मैसेज सही नहीं जाएगा, तो मुझे लगता है कांग्रेस सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। जाहिर सी बात है। देखिए, भूपेश बघेल ने जिस तरह से अपना कद कांग्रेस के संगठन में बढ़ाया है, जिस तरह से आला कमान से अपनी नजदीकी बढ़ाई है, उसके बाद बहुत ज्यादा फर्क उन्हें साफ तौर पर लग रहा है कि पड़ेगा नहीं, कौन उनके साथ है कौन नहीं। जिस कंफर्टेबिलिटी से और जिस एग्रेसिवनेस के साथ वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लगातार एक के बाद एक उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां आला कमान दे रहा है। ये देखते हुए टीएस सिंहदेव साहब भी थोड़े ठिठक जाते हैं, कभी कभी भावावेश में आकर थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर पीछे हटा लेते हैं। लेकिन ये बात प्रेम कुमार जी और मनीष जी ने बिल्कुल सही कही, रजनीश जी ने भी सही कही कि अगर कुछ ऐसा चल रहा है तो ये किसी भी तरह से पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। सीएम भूपेश बघेल एज अ टीम लीडर, उन्हें भी सोचना होगा। और अगर वो नहीं देख पा रहे या नहीं सोचना चाहते तो फिर आला कमान क्यों नहीं सोच रहा? क्या इतने सारे राज्यों में सत्ता गंवाने के बाद, संगठन गंवाने के बाद अभी भी आला कमान को और वक्त का इंतजार करना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी, प्रेम कुमार जी, मनीष गुप्ता जी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। और जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ की जनता इस पूरे सियासी ड्रामे पर पैनी निगाह बनाए हुए है। आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इस डिबेट में जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, नमस्कार।